वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 13 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे नई यूनिट का जिसका नाम है इकोलॉजी। और इकोलॉजी यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं। इकोलॉजी इकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that studies how organisms interact with their environment and other organisms। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करते हो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसका कैसा इंटरेक्शन है अपने एनवायरनमेंट के साथ, आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, उसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम और क्या स्टडी करते हैं इसमें कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो इस इंटरैक्शंस को हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। ठीक है, सबसे पहले देखो, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक आता है बायोटिक फैक्टर। ठीक है, एक आता है बायोटिक फैक्टर, एक आता है एबायोटिक फैक्टर। ओके, तो बायोटिक फैक्टर में आपके क्या आ जाएंगे? बायोटिक फैक्टर में आपके आ जाएंगे लिविंग थिंग्स, जैसे कि मैमल्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा? यहाँ पे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स के अलावा प्लांट्स हो गए, है ना? ये सारे क्या हैं? बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जो कि लिविंग है। तो बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग। और एबायोटिक में क्या आ जाएंगे? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो जो एबायोटिक फैक्टर है ना, यही क्या बनाता है? इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारा सनलाइट। इसके अलावा इसमें वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है इसमें? इसमें आ सकता है एयर। ठीक है, तो ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स। और ये एबायोटिक फैक्टर्स क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट को। अब इस चीज को समझो, देखो। ठीक है, इकोलॉजी वर्ड को समझो इस एग्जांपल से। यहां पे एक ये मैमल है, ये मैमल इंटरैक्ट कर रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। अब इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है? कि कैसे जो सनलाइट है वो इस मैमल को अफेक्ट करती है, कैसे वाटर इस मैमल को अफेक्ट करता है, सॉइल कैसे अफेक्ट करती है, एयर कैसे अफेक्ट करता है। ये सारी चीजें यहां पे क्या कहलाती हैं? इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? ये इकोलॉजी में और क्या पढ़ते हैं हम कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं यहां पे डियर का। ठीक है, डियर है और एक ऑर्गेनिज्म क्या है? लॉयन। अब इनके बीच में क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। मतलब ये जो लॉयन है, ये डियर को क्या करता है? खाता है, उसका खाना है ये। तो इनके बीच में क्या हो गया? एक इंटरैक्शन हो गया। तो इस इंटरैक्शन की स्टडी को भी क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। अब ये जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग हैं, हमें सब्जी चाहिए, हमें दालें चाहिए, तो हम कहां से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट से हम क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब हम एक ऑर्गेनिज्म हो गए और प्लांट एक दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उनके साथ हमारा क्या है? इंटरैक्शन है। तो इसकी स्टडी को भी किस में पढ़ते हैं? इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है, उसको भी इकोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाता है। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लें तो हम सनलाइट से अफेक्ट होते हैं, वाटर से अफेक्ट होते हैं, सॉइल से अफेक्ट होते हैं, एयर से अफेक्ट होते हैं, है ना? और भी कई सारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम अफेक्ट होते हैं। तो इन सारे इंटरेक्शंस को पढ़ा जाता है इकोलॉजी के अंदर। क्लियर? तो अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एनी लिविंग थिंग। कोई भी लिविंग थिंग है तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है उसको यहां पे समझते हैं। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, ध्यान देना, ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग एंड इंटरब्रीडिंग, ठीक है, लिविंग एंड इंटरब्रीडिंग विद इन अ गिवन एरिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो, ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ले लो, डियर, ठीक है, डियर आपने ले लिया, और ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जंगल में एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे कई सारे डियर रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे डियर हैं यहां पे, ठीक है। और ये जो डियर हैं इनकी क्या है, स्पीसीज एक ही है, सेम स्पीसीज के हैं, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं। इंटरब्रीड मतलब आपस में ये क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपस में इनकी ब्रीडिंग हो रही है और एक गिवन एरिया में रहते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, या फिर बोल सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ डियर, ठीक है, डियर की एक ये पॉपुलेशन हो गई। अब देखो डेफिनेशन जो है उसमें क्या लिखा है, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ये हैं, ऑर्गेनिज्म हमने क्या लिया, डियर, तो इसमें कई सारे डियर हैं, तो पहला पॉइंट तो हो गया, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, ये जितने भी डियर हैं इनकी स्पीसीज क्या है, सेम है, लिविंग एंड इंटरब्रीडिंग विद इन अ गिवन एरिया, और गिवन एरिया में क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गई, पॉपुलेशन ऑफ अ डियर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से क्या बनती है, पॉपुलेशन, ठीक है, और पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, ठीक है। यहां पे हम कुछ वर्ड समझेंगे सबसे पहले। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, देखो एक ये जंगल है, ठीक है, इस जंगल में यहां पे डियर की पॉपुलेशन है, ठीक है, यहां पे टाइगर की पॉपुलेशन है, यहां पे एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें फिश की पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे फिश हम ले लेते हैं कोई स्पीसीज, पिराना, ठीक है, पिराना होती है ना, पिराना मछली जो कि खा जाती है बहुत जल्दी, तो उसकी यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन है। इसके अलावा यहाँ पे बर्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है, कौन सी बर्ड, यहाँ पे ले लेते हैं पैरट, ठीक है, पैरट की यहाँ पे पॉपुलेशन है एक। अब देखो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन अ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जगह, ठीक है। तो क्या बोला यहां पे, कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर, साथ रहती है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में। तो जैसे यहाँ पे हैबिटेट हमने क्या लिया था, जंगल लिया था, तो जंगल में यहाँ पे पॉपुलेशन है ना डिफरेंट स्पीसीज की, जैसे डियर की है, टाइगर की, फिश की, बर्ड की, तो इनकी स्पीसीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और ये अलग अलग क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन अ हैबिटेट, ये हैबिटेट में रह रहे हैं, तो इन सबको मिला के बोला जाएगा कम्युनिटी। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद आता है इको सिस्टम, ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखो यहां पे क्या है, एक कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट स्पीसीज की क्या होती है, पॉपुलेशंस होती हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो ये जो कम्युनिटी है इसमें क्या होगा, लिविंग थिंग्स होंगी, है ना, इसमें क्या होंगी, लिविंग थिंग्स होंगी, और ये जो लिविंग थिंग्स हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेगी। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो जब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरैक्ट करती है तो उसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। तो यहां पे फिर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है, और इस इंटरैक्शन की स्टडी को क्या बोला जाता है,
इकोलॉजी, ठीक है ना। इस इंटरेक्शन की स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। तो एक बार यहां पे बता देता हूं, कम्युनिटी यहां पे बन चुकी थी। अब कम्युनिटी के अंदर क्या है, लिविंग थिंग्स ही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन है उसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज की, तो कम्युनिटी में तो लिविंग थिंग्स आ जाएगी। अभी जो लिविंग थिंग्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है हमारी, जैसे कि वही टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर, ये सब हो गई। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो इस इंटरेक्शन से क्या बनता है, इकोसिस्टम। और इस इंटरेक्शन की स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। क्लियर। इकोसिस्टम के बाद आएगा बायोम्स, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। बायोम्स क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इट इज अ लार्ज एरिया, इट इज अ लार्ज एरिया विच हैव community of plants and animals and biomes have characteristic environment। इसको समझेंगे अभी एग्जाम्पल से। कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट जैसे कि टेम्परेचर और रेनफॉल की बात यहां पे करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे बायोम, ठीक है। तो बायोम क्या होता है, बायोम सबसे पहले होता है एक लार्ज एरिया, ठीक है। बायोम में क्या आते हैं, बहुत बड़े बड़े लार्ज एरियाज आते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेगी। किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी कम्युनिटीज यहां पे आपको मिलेगी। क्लियर। और दूसरी एक और पॉइंट क्या है बायोम्स के लिए, कि जो बायोम्स होते हैं ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट होता है। अब इसको समझेंगे, इन सबको समझेंगे एग्जांपल से। तो सबसे पहले जो एग्जांपल होते हैं बायोम्स के, वो क्या क्या होते हैं एग्जांपल, इसमें मेनली 5 होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एक बायोम हो गया। इसके अलावा ग्रासलैंड, ठीक है, फिर डेजर्ट्स, फिर एक्वेटिक जो एनवायरनमेंट होता है ना, जैसे समुद्र, नदियां, ये सब हो गए। फिर इसके बाद टुंड्रा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 5 मेन बायोम्स होते हैं। क्लियर। अब इस फॉरेस्ट में जाते हैं। फॉरेस्ट में हमारे पास एक बायोम होता है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में एक एग्जांपल किसका है, अमेज़न का, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। अब इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि एक बायोम है, इसके मदद से हम समझेंगे कि बायोम होता क्या है, ठीक है। तो देखो, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इसमें आपको क्या मिलेगी, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलेगी। किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की। अब देखो, जो रेन फॉरेस्ट बायोम्स हैं, इनके अंदर आपको एक ऐसा एनिमल मिलेगा जो कि आपको और किसी बायोम में नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल है किसका, एनाकोंडा का, ठीक है। एनाकोंडा स्नेक होता है ना, तो वो सिर्फ आपको कहां मिलेगा, रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, हर बायोम का एक कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट होता है, मतलब हर बायोम का अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग रेनफॉल होता है। तो जैसे हम इस रेन फॉरेस्ट की, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें, तो यहां पे जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कैसा होता है यहाँ पे, वार्म टेम्परेचर होता है यहाँ पे, वार्म, ठीक है। एनवायरनमेंट होता है ह्यूमिड, मॉइस्चर होता है उसमें बहुत ज्यादा। इसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है, हाई रेनफॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। अब ध्यान देना है, बात को समझना, यहाँ जो रेन फॉरेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा पानी है। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको एनिमल्स मिलेंगे। तो इस तरीके से जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी वाले होते हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो बायोम होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, वार्म होता है, ह्यूमिड होता है और हाई रेनफॉल होता है। अब मैं इस बायोम को कंपेयर करता हूं डेजर्ट वाले से, डेजर्ट बायोम से।
तो डेजर्ट बायोम में क्या होता है, बारिश कम होती है, ठीक है, बारिश कम होती है तो उससे क्या होगा, वहां पे आपको बहुत सारे प्लांट या बहुत सारे एनिमल्स नहीं मिलेंगे। डेजर्ट में बारिश कम होती है तो पानी कम है, इसलिए वहां पे क्या मिलते हैं, कैक्टस। कैक्टस क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो लो अमाउंट ऑफ वाटर में भी जिंदा रह लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना चीजें, कि जो बायोम्स होते हैं, बायोम्स के अंदर जो कंडीशंस होती हैं, उन्हीं कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वहां पे कैसे प्लांट्स मिलेंगे या कैसे एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो जहां कहीं पे भी रेन फॉरेस्ट आप देखेंगे, जहां कहीं पे भी आप रेन फॉरेस्ट देखेंगे, वहां पे हाई रेनफॉल होगा, क्योंकि वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इन्वायरमेंट है उसका, ठीक है। और उसके अलावा वहां पे वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा। क्लियर। तो ये क्या है, रेन फॉरेस्ट बायोम की एक कैरेक्टरिस्टिक इन्वायरमेंट है। और बायोम्स के बाद आता है लास्ट बायोस्फीयर, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किससे बनता है, मैनी बायोम से, बहुत सारे बायोम्स मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। क्लियर। तो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ा, इकोसिस्टम पढ़ा, बायोम्स पढ़ा और बायोस्फीयर पढ़ा, ठीक है। तो ये चीजें हमें पढ़ना जरूरी था। अब हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ना कभी कभी किसी टॉपिक को बार बार रिपीट करता हूं, तो उससे हो सकता है इरिटेशन आपको हो, बट लेकिन वो मेरी आदत है, ठीक है। वो मुझे कभी कभी लगता है कि यार आपकी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं एक दो बार फिर रिपीट कर देता हूं, तो चलेगा। आपको अगर समझ में आ गया एक बारी में तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अवर लिविंग वर्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा लिविंग वर्ड है वो फैसिनेटिंगली डाइवर्स है। फैसिनेटिंगली मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है, और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, और अमेजिंगली ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, अगर हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो वेरियस लेवल्स है ना, उसमें आपको प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट समझना पड़ेगा। अब इसको समझो। सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हायरार्की। जैसे कि स्कूल में होता है, सबसे नीचे क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। फिर स्टूडेंट के बाद क्या है, टीचर। टीचर के बाद जैसे फिर एचओडी हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, है ना, एचओडी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर प्रिंसिपल होता है, फिर ओनर होता है। तो सबसे बड़ा ओनर हो गया। तो ये होती है हायरार्की, कि छोटे से हम बड़े की तरफ गए। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीजें होती हैं कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। अभी हम देखेंगे ये चीजें। तो सबसे नीचे जो आता है वो क्या आता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आएंगे, बेसिकली आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ये सब आते हैं। फिर क्या बनता है, सेल्स, ठीक है। उसके बाद टिश्यूज, ऑर्गन्स, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटीज, फिर इकोसिस्टम, और फिर बायोम्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो ये छोटे से, स्मॉलेस्ट से हम बिगेस्ट की तरफ गए। तो ये है वेरियस लेवल्स, ये 1 2 3, ये क्या है, ये 4 5, जितने भी हैं, 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, वेरियस लेवल्स हैं, ठीक है। और यहां पे जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्लियर, ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखो, ये लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। तो इन डिफरेंट लेवल्स में क्या होंगी, बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही होंगी। तो जब हम उन प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमारे दिमाग में 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क, ठीक है। हमने क्या देखा कि सुबह सुबह एक बुलबुल है जो कि सिंग कर रही है, ठीक है, अपने मुंह से आवाज निकाल रही है। क्लियर। तो हमारे सामने यहां पे 2 क्वेश्चन आते हैं। हाउ डज द बर्ड सिंग, बर्ड कैसे सिंग कर रही है, वो आवाज कैसे निकाल रही है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, व्हाई डज द बर्ड सिंग, बर्ड सिंग कर क्यों रही है, वो गाना गा क्यों रही है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आ गए ना। तो
तो ऐसे ही देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं सेलुलर लेवल पे, ठीक है, सेलुलर लेवल पे आप हो, अब यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है, जैसे कि यहाँ पे बन रही है एटीपी, एटीपी बन रही है। एटीपी कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगे, पहला कि एटीपी कैसे बन रही है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एटीपी बन क्यों रही है। तो वही चीज है ना, यहां पे आपके सामने वेरियस लेवल पे दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे। तो इसी तरीके से यहां पे भी हमारे पास ये बुलबुल के एग्जांपल में भी दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो अब इसको देखते हैं आगे। द हाउ टाइप क्वेश्चंस सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस। अब जो हाउ टाइप का क्वेश्चन है कि कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका अगर आप आंसर ढूंढोगे तो उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैकेनिज्म, कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। जैसे बुलबुल का है ना, कि बुलबुल कैसे आवाज निकाल रही है, तो उसको समझने के लिए आपको उसके मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा कि कैसे आवाज निकल रही है, ठीक है। वाइल द वाई टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, और जो वाई टाइप है कि क्यों आवाज निकाल रही है बुलबुल, उसके लिए आपको उसके सिग्निफिकेंस में जाना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस मतलब इस आवाज को निकालने से बुलबुल को क्या फायदा हो रहा है, ये चीजें आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल, द आंसर माइट बी इन टर्म ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड। देखो समझो यहां पे, तो जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? हाउ डज द बर्ड सिंग, बर्ड सिंग कैसे कर रही है, तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म में जाना था। अब मैकेनिज्म में जब आप गए तो आपने क्या देखा? वहां पे आपने देखा कि वॉइस बॉक्स के अंदर जो बोन्स हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं, ठीक है ना। वो जो बर्ड है उसके गले में जो वॉइस बॉक्स है उसमें जो बोन्स हैं वो वाइब्रेट कर रही है, और इस वाइब्रेशन की वजह से जो बुलबुल है वो आवाज निकाल पा रही है। तो इसका तो आंसर हमें मिल गया। Whereas for the second question, the answer may lie in the bird need to communicate with its mate during breeding season. अब देखो ब्रीडिंग सीजन है जिसमें क्या होती है? ब्रीडिंग होती है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बुलबुल होती है ना वो आवाज निकालती है। अब आवाज क्यों निकालती है? ताकि वो अपने मेट को बुला सके जिसके साथ उसने मीटिंग करनी है। जैसे ये एक बुलबुल है, ये एक बुलबुल है, ठीक है। अब इस बुलबुल ने आवाज लगाई, तो आवाज क्यों लगा रही है? ताकि वो इसको बुला सके, ठीक है, इस बुलबुल को यहाँ पे बुला सके। अब जब ये यहाँ आ जाएगी तो क्या होगा? इनमें मीटिंग होगी, क्योंकि अभी क्या चल रहा है? ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। तो इसलिए जो बुलबुल होती है वो आवाज निकालती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। क्लियर? When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. अब देखो, आप अगर साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड लेके चलते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आसपास का जो भी नेचर है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपके क्या है? साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड है, मतलब आप साइंटिफिकली चीजों को समझ रहे हो। तो आपके पास कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, है ना, कई टाइप के आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली व्हाइट? जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो रात को खिलते हैं, ठीक है। तो जो रात को खिलने वाले फ्लावर होते हैं वो जनरली व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? कैसे जो मधुमक्खी है उसे पता चलेगा कि इस फ्लावर के अंदर नेक्टर है? कैसे पता चल जाता है उसको? ये भी क्वेश्चन है। व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स? जो कैक्टस होता है उसमें बहुत सारे कांटे क्यों होते हैं? उसमें पत्ते क्यों नहीं होते हैं? ये भी क्वेश्चन है ना। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है ना। हाउ डज द चिक स्प्यूट्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? अब देखो एक चिक है, चिक क्या होता है? चिड़िया का बच्चा। तो वो कैसे अपनी मम्मी को पहचान लेता है? ये भी क्वेश्चन है ना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहेंगे जब हम नेचर को स्टडी करेंगे साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से। क्लियर? You have already learned in previous classes that ecology is a subject which studies the interactions among organisms and between the organism and its physical abiotic environment. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम पढ़ते हैं। साथ में हम क्या पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट, जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं, उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। एबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या आते हैं? मैं फिर से बोलूं, उसके अंदर आते हैं टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ठीक है, और भी कई सारी चीजें
आ सकती है, तो इसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हमने देख लिए थे ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर सेल देखा था, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से देखा था हमने। तो यहां पे हमने क्या पढ़ना है, यहां पे हमने पढ़ना है कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न, मतलब जो इकोलॉजी है उसके अंदर सिर्फ आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें मैक्रोमोलिक्यूल नहीं पढ़ते, उसमें सेल के, टिश्यू के, ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ते। उसमें आप कहां से पढ़ते हो, शुरुआत कहां से करते हो, ऑर्गेनिज्म से, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटीज, फिर बायोम्स। तो इन 4 लेवल्स जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हो इकोलॉजी में। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल्स। और इस चैप्टर में हम सिर्फ कौन से लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्मिक लेवल और पॉपुलेशन लेवल के बारे में, मतलब इसके और इसके बारे में। ओके, बाय 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 बाय।